दोस्तों जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव। एंड दोस्तों अभी रिसेंटली मेरी बात हुई थी विवेक भाई से। एंड विवेक भाई ने, मैं आप लोगों को बता दूं, एसबीआई क्लर्क को क्लियर किया था। तो मैंने उनसे उनकी पूरी स्ट्रैटेजी पूछी, सारी चीज़ें पूछी। एंड ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ों के कारण हमारी वीडियो कॉल पर नहीं हो रही थी। एंड सामने टू सामने हम लोग मिल नहीं सकते थे, तो ऑडियो कॉल पे बात हुई। मैंने उनकी ऑडियो पूरी की पूरी रिकॉर्ड करी। एंड आप लोगों के साथ में अभी वो ऑडियो पूरी की पूरी शेयर करूँगा, ठीक है। आप लोग उसको सुन सकते हो। एंड उन लोगों की उनकी स्ट्रैटेजी जो कुछ मेरे को बाकी लोगों से अलग दिखी, तो आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोग एक पेपर पे उनको नोट डाउन कर लेना। आप लोग नहीं जानते ये कौन सी स्ट्रैटेजी आप लोग के सिलेक्शन में आप लोग के काम आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग उनकी स्ट्रैटेजी को नोट डाउन कर सकते हो। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे उनको इम्प्लीमेंट ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो अभी सीधा जाते हैं भाई ऑडियो पर। एंड आप लोग उसको पूरा का पूरा वॉच कर लेना, नोट डाउन कर लेना, नोट्स अच्छे से बना लेना। एंड या ठीक है। तो ऑल राइट, बाय बाय। हेलो। हेलो। विवेक बोल रहे हैं। हाँ। विवेक पलाश बोल रहा हूँ भाई। हाँ पलाश भाई, कैसे हो? बस बस बढ़िया बढ़िया। अरे आप अभी मतलब आपकी कॉल जो है रिकॉर्डिंग पे डाल रहा हूँ। एंड मुझे आपसे आपका एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें शेयर आप करें हमारे दर्शकों के साथ में, ताकि मैं उन लोगों को बता पाऊँ, या फिर आपके माध्यम से उन लोगों को ये पता चल पाए कि आपने किस तरीके से तैयारी करी थी। एंड आपका जो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम, तो आपकी जो भी स्ट्रैटेजी थी, सारी चीज़ें थी, वो शेयर करनी थी। हाँ हाँ, पूछिए आप। हाँ तो भाई सबसे पहले तो ये बताओ यार कि इंग्लिश में ना मेन लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो आपने इंग्लिश आपकी शुरू से कैसी थी, आपने किस तरीके से उसको प्रिपेयर किया, एंड इसके बारे में जो भी था आपकी स्ट्रैटेजी वो हमारे साथ बताओ यार। इंग्लिश इंग्लिश का तो ऐसा था कि जितना अपन को जो पहले से आता, जो छोटे से अपन सीखे हुए हैं वही है, मतलब उतना ही अपन कर पाते, जहाँ तक मैंने देखा है। मतलब जितनी मुझे छोटे से इंग्लिश आती थी ना, तो बस वही मैं इम्प्लीमेंट कर पाता था और मुझे उसी में मार्क्स मिलते थे। अब जैसे कि बहुत से लोग तो ये बोलते हैं कि न्यूज़पेपर करो, पढ़ो, रीडिंग करो बुक्स को, नॉवेल्स को, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। हाँ, इसका फ़र्क तो पड़ता है। अगर आप सुबह और शाम रोज़ एक एक घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर, तो आपको इससे आपकी रीडिंग अच्छी होगी, आपकी वोकैब अच्छी होगी। जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ये सब आते हैं ना, तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा। तो आप मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि हाँ, रीडिंग तो ज़रूर करो, दिन भर में 1 घंटे तो आप कर ही लेना बिल्कुल। इससे आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा इंग्लिश में। और बाकी आप थोड़े ये एंटोनिम्स, वर्ड मीनिंग, ये सब पे ना देखते रहना करो रोज़, है ना। रीडिंग, अनपैसेज जो वो आता है, एरर डिटेक्शन, इनके क्वेश्चंस लगाया करो। कुछ नहीं, जैसे एरर डिटेक्शन के कुछ नहीं तो आप 100 क्वेश्चन तो रोज़ लगाओ। और रोज़ इंग्लिश के 1 से 2 मॉक टेस्ट तो अलग से देना ही है। बाकी सबके देना है, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो या फिर इंग्लिश हो, सबका अलग से देना है आपको। तो यही था इंग्लिश का। तो इंग्लिश में आपने जैसे कि नोट्स बनाए थे, या फिर किस तरीके से बिना नोट्स के आपने किया था? नहीं, नोट्स तो नहीं। हाँ, बस ये कि जैसे मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको वहाँ से वर्ड्स मीनिंग मिलेंगी, मतलब नए नए न्यू वर्ड्स मिलेंगे। उनको आप एक जगह लिखते जाइए और उनकी पहले हिंदी लिखते जाइए। और रोज़ कुछ नहीं तो 10-10 तो वर्ड मीनिंग उनको लिखिए आप। तो वर्ड मीनिंग आप लिखते जाइए कॉपी में, मतलब रोज़ 10-10 तो लिख ही लेना। और रोज़ उसको रिवीज़न करते रहना। जैसे सपोज़ आज आपने 10 लिख ली और कल आपने फिर 10 और लिखी, फिर आगे 10 और लिखी, तो टोटल 30 हो जाएंगी। तो आप ऐसा मत करना कि बस आगे बढ़ता रहे, पहले की देख नहीं रहे हो। उसको ज़रूर आप देखते रहिएगा, जिससे आपको वो उसके रिकॉल रहे क्या क्या वर्ड मीनिंग थी। तो इसमें ना आपको कभी भी वैसे वर्ड्स देखने मिलते हैं ना, तो आप उसका तुरंत आंसर दे पाओगे। तो भाई एक अब नेक्स्ट आप ये बताओ यार कि आपने रीजनिंग का किस तरीके से किया था। मतलब रीजनिंग में तो वैसे देखा है ज़्यादातर लोगों के नंबर आ ही जाते हैं, पर फिर भी जो रीजनिंग में है, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, जहाँ पर मेन प्रॉब्लम आती है, एंड ब्लड रिलेशन हो गया, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग अटक जाते हैं या फिर टाइम उनका बहुत ज़्यादा खपा जाता है वहाँ पर, तो वहाँ आपने किस तरीके से किया था? रीजनिंग में तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको भी जैसा पता है कि पजल है। पजल अगर आपका स्ट्रांग है ना, तो आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स और बहुत कम टाइम में आप उसको गेन कर सकते हो। हाँ, मेरा तो ऐसा था कि जब भी मैं पज़ल करता था, तो पज़ल करते टाइम जैसे ही मतलब
जितना भी हो पाए मॉक टेस्ट देता था, फिर मैं उसको फिर से पूरा देखता था जब तक आगे नहीं बढ़ता था, दूसरा मॉक टेस्ट नहीं देता था जब तक मुझे उस मॉक टेस्ट में पूरे क्वेश्चंस और आंसर उसके बन ना जाए। जैसे कि मैं जब भी पजल करता था तो जो जो मेरे से गलत हो गए और जो सही है, तो जो गलत होते थे ना मैं उनको फिर से देखता था, मैं फिर से बनाता था, और जो मेरे सही होते थे ना उनको मैं फिर से करता था। मैं ये देखता था कि इस पजल में मेरे को 3 मिनट लगे हैं या 2.5 मिनट लगे हैं, अब इसको और कितनी स्पीड से कर सकता हूँ या और कितने तरीके से करूँ कि ये पजल मेरा 1 मिनट के अंदर हो जाए। तो मैं उन पजल को फिर से उसकी नई नई ट्रिक्स खोजता था, अपने तरीके से अलग अलग तरीके से बनाता था। और बस ऐसे ही मतलब ये पजल का तो यही तरीका था। बाकी स्लोगिज्म ये सब चीज़ें आती, स्लोगिज्म का भी ऐसे ही जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन उसके करोगे ना तो आपको उसकी ट्रिक्स पता चलेगी। अच्छा इसका आंसर ये होता है, इसमें आइदर और आता है, इसमें नन ऑफ दीज आता है, तो उससे भी आप वो हो जाएगा। लेकिन मेरा ये है कि पजल पे आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है 20 या 25 नंबर की तो पजल ही आती है रीजनिंग में। अगर आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका बहुत कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स गेन हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब आपका जो पूरा का पूरा आपने टाइम पर फोकस किया है कि आप कम से कम टाइम में कैसे सेम पजल को आप निपटा सकते हैं, कितने अलग अलग तरीक़ों से। जी 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 जी। तो भाई अब मेरे को आप बताइए मैथमेटिक्स के बारे में, मतलब अर्थमेटिक का, सिम्प्लीफिकेशन का एंड डीआई का, मतलब ये 3 चीज़ों का आपने किस तरीके से टैकल किया, कि आपकी स्ट्रैटेजी थी एंड ये सारी चीज़ें। सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि सिंप्लीफिकेशन पे फोकस करना, उसको छोड़ना मत, क्योंकि उसी से बहुत अच्छा अपने को मार्क्स है ना मैथ्स में अपने को मिल जाते हैं। तो उसको तो मतलब आप जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। कभी भी आपको फ्री टाइम होता है या कुछ भी मिलता है उसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें लगा लो, और कोशिश करो कि उसमें आपको पेन का भी यूज़ ना करना पड़े, मुंह से ही बोल बोल के मतलब कैलकुलेट कर लो उसको जितना हो सके, और कोशिश करो कैलकुलेशन की फास्ट करने की। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको है ना 50 तक तो स्क्वायर याद ही रहना चाहिए सबके, और मिनिमम 30 तक क्यूब याद रखो सबके, और मिनिमम 30 तक तो टेबल याद रख ही रखो, ठीक है। और आपका अगर पेन से भी आप जल्दी जब कैलकुलेट करते हो ना तो थोड़ा फास्ट चलाया करो। जब तक आप एक लाइन लिखते हो तो आगे की स्टेप पहले सोच लिया करो, इसके बाद मुझे क्या लिखना है और किसको कैलकुलेट करना है करके। इससे आपको ना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में आप कोशिश ये मत सोचें कि 30 सेकंड में हो गया मेरा आंसर, तो बहुत अच्छी बात नहीं। कुछ लोग क्या है उसको ना 10-10 सेकंड में तक कर लेते हैं। उसमें आपको ना देख के ही आंसर देना है, तो आपको कोशिश ये करना। हाँ, और जितने उसमें ऑप्शंस होते हैं ना एमसीक्यू जो आते हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि उसमें ना आपको पूरा क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं, ट्राई करना कैसे क्या होता है। आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया मिलता रहेगा कैसे क्या है। उसके बाद आते हैं अपन डीआई पे। सेम वैसे डीआई का है जैसे पजल का था, जितने आप पजल्स लगा रहे हो ना दिन भर में रीजनिंग में, वैसे मैथ्स में उतनी ज़्यादा डीआई लगाइए। डीआई से क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होगी। जैसे आपने देखा होगा बैंक में 2 से 3 तो डीआई आती हैं, तो इसको भी छोड़ना तो ही नहीं है। कोशिश करने जितना हो सके आप डीआई मतलब अटेम्प्ट करो ही करो। मतलब 3 आते हैं उसमें से देखना आप, एक थोड़ी हार्ड रहती है और 2 जो रहती हैं वो थोड़ी इजी रहती हैं। तो आप वो इजी वाले तो सबसे पहले कर लीजिए और सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। जो हार्ड वाली है ना उसको पहले मत करना, उसको लास्ट के लिए रखिए, क्योंकि उसमें आपका टाइम जा सकता है, ठीक है। और आप देखना हमेशा जो डीआई में 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 3 क्वेश्चन तो बहुत ईजी रहते हैं जो स्टार्टिंग रहते हैं, तो आप उनको जितना हो सके करना ही करना। और जो आखिरी के 2 होते हैं 4-5 उनको आप स्किप कर पा रहे हो तो कर दो और जल्दी आगे बढ़ो। फिर भले ही आपके पास टाइम बचता तो आके इसको फिर से कर लेना। तो ये हुआ आपका डीआई भी मुझे लगता है जहाँ तक आपका पूरा कैलकुलेशन से ही वो है कनेक्ट है, तो वही है। मैं आपको बोलूँगा बस जितनी ज़्यादा हो सके कैलकुलेशन आप अपनी बढ़ाइए। हाँ, अब आते हैं अर्थमेटिक पर। तो उसमें भी वैसे ही है, मतलब जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस उसमें भी आप लगाइए। लेकिन ये है कि जब भी आप कोई सा भी उसमें क्वेश्चन करते हैं ना उसको थोड़ा नोट कर लीजिए कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे एवरेज का क्वेश्चन करते हैं, ये एज का करते हैं अपन, तो उसमें आप देखना एवरेज का जब भी आप करते हो तो अलग अलग टाइप्स के आपको अर्थमेटिक में मतलब क्वेश्चंस देखने मिलते हैं एवरेज में। तो आपने एक टाइप आपने किया तो उसको लिख लो, फिर दूसरा टाइप का एक नया क्वेश्चन आया ना उसको भी थोड़ा नोट कर लो, उस टाइप के 3-4 क्वेश्चन और लगाओ। इससे क्या होगा, कभी भी आपको नए नए टाइप्स के क्वेश्चन बन के आएंगे ना तो आप उसको जल्दी कर लो। इससे टाइम एंड डिस्टेंस में आता है। कभी कभी आता है कि ट्रेन यहाँ से जा रही है, एक ब्रिज को क्रॉस करेगी कितने टाइम में, फिर कभी कभी अपन उनसे बन जाता है। फिर समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन आता है कि वहाँ से भी ट्रेन आ रही है, यहाँ से भी ट्रेन आ रही है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि जितने ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करिए उसको,
और कैलकुलेशन तो इसमें भी है, तो फास्ट करो जितना ज़्यादा हो सके। आप इसमें ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, ट्रिक का यूज़ करो, या नॉर्मल मेथड से कर रहे हो वैसे, बस स्पीड आप देखो किस में आप सबसे जल्दी कर पा रहे हो, वो उस तरीके से आप क्वेश्चन करो। जैसे मैं तो है ना ज़्यादा ट्रिक से करता था, और मेरा एक दोस्त था वो एक्स लेके करता था नॉर्मल, तो वो भी अपने तरीके में कभी कभी वो फास्ट करता था, कभी कभी मैं करता था। तो मैं ये बता रहा हूँ जिसमें ज़्यादा एडवांटेज आपको मिल रहा है आप उस पर जाइए। तो बस यही अर्थमेटिक का भी। तो भाई मुझे ये बताइए कि आप जैसे अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते थे, तो अटेम्प्ट करते टाइम पर आपकी क्या स्ट्रेटजी होती थी? किस टाइप के क्वेश्चंस को आप पहले किया करते थे, किस टाइप के क्वेश्चंस को बाद में किया करते थे, किस टाइप के क्वेश्चंस में आपकी ज़्यादा स्पीड आती थी? इस टाइप से थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि मतलब क्या थी आपकी स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम के टाइम पर, एंड एग्ज़ाम के टाइम पर आप किस तरीके से सोचते थे, मतलब क्या करते थे, मतलब बेसिकली जो भी आपके मन में था वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ओवर टू यू। ये तो वैसे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको कौन सी चीज़ अच्छे से आती है तो वो पहले करे। जैसे मैं जब करता था तो जो इंग्लिश में आरसी होता है रीडिंग, तो उसमें रीडिंग में से 5 क्वेश्चन आते थे, तो 5 या 7 जितने भी आते हैं तो उसमें मैं पहले इजी वाले देखता था। जैसे कुछ क्वेश्चन ना कभी कभी वर्ड मीनिंग्स पूछता है, उसमें ना अपन को पूरा रीडिंग पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर अपन को पहले से पता तो अपन उसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं देख लेता था आरसी में सबसे ईजी क्वेश्चन कौन से उनको पहले कर देता था, और जो पूरा वो सर्च करने वाला था ना उसके अंदर पूरा पढ़ के ढूंढो, तो वो वाला मैं बाद में देखता था, इसलिए मैं आगे बढ़ जाता था। फिर एरर डिटेक्शन में चले जाता था, मतलब जो सबसे छोटे क्वेश्चन दिखते थे जो कम टाइम में हो जाए उनको पहले मैं करता था। अच्छा, आरसी में भी कुछ क्वेश्चंस जैसे वोकैब बेस्ड आते हैं जिसमें सिनोनिम एंटोनिम जी, पूछते जी, हैं, तो उनमें मतलब आप पहले आरसी में से उनको पहले कर लेते थे या फिर उनको भी पूरे बाकी आरसी के बाकी क्वेश्चंस के साथ में ही करते थे? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया ना कि जो वन वर्ड आंसर ये क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं पहले करता था। जैसे वोकैब हो गया, वर्ड मीनिंग पूछ रहा है, एंटोनिम या सिनोनिम्स पूछ रहा है, या अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, तो उनको मैं पहले करता था। लेकिन जो आपने देखेंगे ऑप्शंस में कुछ 2-2 लाइन के आंसर्स होते हैं या 3-3 लाइन के उनके आंसर होते हैं, बहुत सारे बड़े दिखते हैं, उनको मैं सबसे लास्ट में करता था, क्योंकि टाइम चले जाता है उसको पूरा रीड करने में, इसलिए मैं पहले इजी वाले देखता था। सेम ऐसे में रीजनिंग में भी यही करता था कि जो पजल्स होते हैं उनको मैं पहले उठाता था, इजी पजल्स को उठाता था, जो बड़े वाले होते थे उनको सबसे लास्ट में करता था। तो मैं भी आपसे ये बोलूँगा, जो भी आपका टॉपिक सबसे बेस्ट है, जिसमें सबसे कम टाइम लगता है, तो उसको सबसे पहले आप अटेंड करो। फिर बाद में जो आपको थोड़ा लगता है इसमें टाइम जाएगा, बन भली जाएगा लेकिन टाइम जाएगा, तो उसको लास्ट में करो। मतलब जैसे रीजनिंग में आप सिटिंग अरेंजमेंट पजल को बाद में करते होगे, मिसलेनियस को पहले। हाँ, सेम। एंड मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स जैसे अर्थमेटिक, हाँ कुछ लोग मैं देखा अर्थमेटिक पहले करते हैं, लेकिन मैं तो नहीं करूँगा ना, आपको बोलूँगा कि अर्थमेटिक करो। सबसे पहले तो आप सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करो, और अगर नंबर सीरीज़ आ रही है तो उसमें एक रहता है मिसिंग नंबर रहते हैं, और दूसरा रहता है रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो आप मिसिंग नंबर सीरीज़ पहले करना, क्योंकि मिसिंग नंबर सीरीज़ में देखना आप वो थोड़ा ईजी रहता है। उसमें आपको ऐसा है कि पूरी नंबर सीरीज़ को है ना पता करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 नंबर पता करोगे, डिफरेंस पता चल जाएगा, अच्छा ये इस टाइप से बन रही है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज़ में होती है, आपको जितने भी उसमें एलिमेंट होते हैं ना, जितने भी उसमें आइटम्स होते हैं, मतलब नंबर्स होते हैं, वो आपको ना सबको आप पता करना रहता है, फिर आप पता चलता है कि वो गलत है या सही है, तो इसमें टाइम बहुत जाता है। इसलिए कभी मिसिंग नंबर सीरीज़ आए ना, तो सबसे पहले तो आप सिंप्लीफिकेशन करो, उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज़ करो, लेकिन नंबर सीरीज़ आ रहा है ना उसको सबसे लास्ट में करो। लेकिन अगर आपको दिख रहा है ये छोटे नंबर्स हैं, ये बहुत ईजी तरीके से हो जा रहे हैं, तो आप उसको एक बार देख लो, अगर जल्दी से हो जा रहा है तो ट्राई कर सकते हो। बट अगर पॉइंट में आ रहा है, जैसे होते हैं ना 25.6 लिखा है या 54.7 लिखा है, तो आप देख के ही लग रहा है कि इसमें टाइम जाएगा, क्योंकि इसमें अपन पहले डिफरेंस निकालेंगे क्या है, तो इसको आप कोशिश करो बाद में करने की। तो मेरा ओवरऑल वही बोलने का तरीका, जो इजी सबसे पहले लग रहा है उसको करो। इसका है, अगर आप हार्ड वाला क्वेश्चन करोगे ना तो कम, वो ज़्यादा टाइम ले लेगा और कम क्वेश्चन हो पाएंगे, तो फिर आप ना आपके दिमाग में ना एक प्रेशर आ जाएगा, तो आप घबरा जाओगे, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन गलत होंगे और आपको ऐसा लगेगा अब तो बहुत कम टाइम बचा है, क्वेश्चन इतने सारे बचे हैं, भले ईजी वाले बचे, लेकिन एक दिमाग को तो पता है कि अभी भी 60 क्वेश्चन बचे हैं, तो आप घबरा जाओगे। इसलिए हमेशा ना, अगर आप ज़्यादा करोगे ना तो लास्ट में आपको ऐसा लगेगा बस 5-10 क्वेश्चन ही बचे हैं, टाइम भी कम है, 10 ही बचे, भले ही हार्ड है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा अंदर से कि चलो 80 क्वेश्चन तो हो गए, 90 तो हो गए, बस यही है। एंड इसके अलावा इसके बाद मतलब सिम्प्लीफिकेशन के बाद आप पहले या डीआई करते थे या अर्थमेटिक? सिंप्लीफिकेशन के बाद, हाँ जैसे मैंने बताया पहले सिंप्लीफिकेशन, फिर मिसिंग नंबर सीरीज़ जो आता है, हाँ फिर डीआई भी करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2-3 डीआई आती है, उसमें से 2 डीआई तो बहुत इजी होती हैं, तो आप उनको तो जल्दी करो। मैं तो बोलूँगा मिसिंग नंबर सीरीज़ से भी पहले आप डीआई करो,
क्योंकि उसमें ना सोचने का टाइम नहीं ना, लॉजिक लगाना, उसमें तो जो आपको दिख रहा है बस उनको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर आपके सामने होता है, बस यही है। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताइए कि आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान पे मेंस की तैयारी भी साथ में करी थी या फिर मेंस की तैयारी प्री निकलने के बाद में करी थी? क्योंकि काफ़ी सारे व्यूवर्स को, काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग मेंस की तैयारी प्री निकलने के बाद स्टार्ट करते हैं, एंड आपने भी वो किया था क्या? एंड उसके अलावा जीए जो कि मेन प्रॉब्लम बनता है लोगों के लिए, तो उसका आपने क्या, कैसे क्या सोचा था, कैसे क्या किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने मेंस की तैयारी पहले की है या प्री की। तो इसके लिए आप, मैं तो ये बोलूँगा सबसे पहले प्री की करिए, क्योंकि अभी आप पता चला कि अपन से प्री तो निकल नहीं रहा, मेंस करने के लगे हुए हैं जो कि हार्ड लगेगा, और अपन को हार्ड लगेगा ना तो अपना मन नहीं करेगा प्रैक्टिस करने का, अपना ऐसा करेगा ये तो मुझसे होगा नहीं, मैं नहीं कर रहा है तो बहुत टफ हो रहा है, टाइम भी बहुत ले रहा है, तो आपका ना कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा। इसलिए आप पहले प्री करो। अगर आपका प्री में आप कट ऑफ टच करते हो या कट ऑफ बार बार आपका क्लियर होता है या मॉक में आपके ऐसे आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपको लगता है कि मैं तो ईजिली क्रैक कर लूँगा प्री, तो आप है ना साइड में मेंस के तैयारी कर सकते हो। साइड में आप थोड़े थोड़े मेंस के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका प्री निकलने लगा है या आपको लग रहा है कि हाँ निकल गया, मैं अच्छा अटेम्प्ट करके आया हूँ, तो उसी दिन आकर आप मेंस का पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं पहले ही मेंस पढ़ते हैं, बोलेंगे प्री नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट मेंस से करेंगे, तो ये इसमें ना आप मतलब ना वही है, फिर अटक जाओगे, ना प्री हो पाएगा ना मेंस हो पाएगा, कुछ नहीं होगा फिर आपका। और आप जैसे, और क्या पूछा था आपने? जीए का। वो जैसे कि एक जीके होती है, जीके तो आप, मैं तो बोलूँगा जितना कम हो उतना कम पढ़ो, क्योंकि बहुत सारा है और ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन फंसे जो आप पढ़ के गए हो। लेकिन हाँ, करंट अफेयर्स आप ज़रूर पढ़ो, जो पिछले लास्ट 6 महीने के हैं ना उनको तो आप पढ़ लो, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी जो लास्ट 1 साल का उसमें से 20-30% पूछते हैं, बाकी जो 60 से 70% लास्ट 6 मंथ से पूछा जाता है। तो आप कहीं से ही पढ़ सकते हो, जैसे कि इसके ना अलग अलग PDF मिल जाएंगे आपको, या ऑनलाइन मिल जाएगा, आप उधर से सब्सक्रिप्शन या जो भी उनका ले सकते हो, या यूट्यूब पे तो दिखाते ही हैं, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, जैसे अड्डा हो गया उसमें भी दिखाया जाता है। बहुत सारी बुक्स भी आती हैं करंट अफेयर्स की, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कौन सी बुक्स अच्छी है करंट अफेयर्स के लिए, तो वो आप मुझसे पूछिएगा, मैं बाद में बता दूंगा, अभी तो इतना याद नहीं क्योंकि उस टाइम किया था मैंने थोड़ा। तो अब आता है कि हाँ, 2 मिनट रुकना। जैसे कि आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड करने का मैंने बोला था, तो उससे अच्छा है कि आप ये करंट अफेयर्स जब रीड करोगे ना, तो इसमें आपकी इंग्लिश भी अच्छी होती आएगी और आपको करंट अफेयर्स का भी पता चलता आएगा कैसा क्या आएगा। तो कोशिश करना, इसमें कंप्यूटर भी आता है, तो कंप्यूटर आता है तो कोशिश करो, कंप्यूटर्स के क्या बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत इजी आते हैं, जो आपने ना पहले पढ़े भी हैं और यूज़ भी किया है। तो कंप्यूटर मुझे तो लगता है कुछ नहीं तो 8 से 10 मार्क्स का आता है, तो आप वो ईजिली गेन कर सकते हो। तो इसलिए मैं बोलूँगा आप थोड़ा कंप्यूटर का है ना जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़रूर लगाइए, मतलब पढ़िए। करंट अफेयर्स का ऐसा है कि वही बहुत सारा है, आप जितना पढ़ोगे पता नहीं है वो उतना आए ना आए एग्ज़ाम में। लेकिन कंप्यूटर का क्या ऐसा है, आप अगर ऑप्शन से भी उसको कर सकते हो कि हाँ ये नहीं तो ये तो होगा ही होगा इसका। तो आप ना पहले कंप्यूटर्स के जितने भी क्वेश्चन वो ज़रूर करिए, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़िए। अब जैसे रीजनिंग का आप मेंस की क्या तैयारी करते थे, मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी रीजनिंग में? क्योंकि रीजनिंग में अपन ने देखा है कि थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के आते हैं, वहाँ पे लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, एंड मिसलेनियस भी थोड़े से टफ लेवल के वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर आपने कैसे रीजनिंग को किया था? हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले प्री की आप प्रिपरेशन करिए, फिर उसके बाद मेंस पे जाइए। लेकिन अगर आप जैसे प्री कर लेते हैं ना, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा मेंस का एग्ज़ाम आ गया है या मेरा प्री हो जाएगा, मेंस का मैं देने वाला हूँ, तो आप है ना अपने जो पजल्स है ना या कोई से भी क्वेश्चंस का थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाइए। मतलब थोड़े हार्ड वाले ना पजल्स करने का ट्राई करिए, जो मेंस के अलग से आते हैं, तो मेंस के हार्ड वाले पजल करिए। मैथ्स भी वो भी थोड़ा हार्ड करिए। बाकी इंग्लिश आप जैसा पढ़ रहे थे उसको वैसे ही रखिए, करंट अफेयर्स इंग्लिश। बाकी जो आप क्वांट है और रीजनिंग है उसका थोड़ा लेवल बढ़ा दीजिए आपका, क्योंकि उसमें थोड़ा इजी नहीं आएगा ना तो थोड़ा टफ आएगा। बट ये है कि हाँ उसमें एक्यूरेसी का ध्यान रखना, भले ही आप कम अटेम्प्ट करो लेकिन उसमें जितना ज़्यादा सही हो उतना अच्छा, क्योंकि उसका वैसे कट ऑफ कम जाता है। बस यही है उसमें। अच्छा, तो और वैसे ही आप मैथमेटिक्स में मेंस का भी बताइए, क्वांट्स में क्या रहता है जैसे मैंने आपको बताया रीजनिंग में पजल्स होते हैं, तो इसमें मैथ्स में आपको देख सकते हो डी का आप लेवल बढ़ाइए, अर्थमेटिक का थोड़ा लेवल बढ़ाइए, सिंप्लीफिकेशन थोड़े हार्ड आएंगे तो उनका लेवल बढ़ाइए आप। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया जैसे रीजनिंग और वही। तो इसके अलावा आपकी पढ़ाई के टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी रहती थी? मतलब कि हाँ, आप टाइमिंग रहते थे, किस तरीके से आप अपने माइंड को रिलैक्स रखते थे, किस तरीके से, या फिर क्या आप किया करते थे? पहले तो आप ना सुबह जितना जल्दी हो सके उठिए,
और उस टाइम को ना पूरा यूज़ करिए। अगर आप 9-10 बजे तक सो रहे हो ना, तो इसी में ना आपका जो कॉम्पिटिटर बंदा है ना, वो 5 बजे उठ के क्वेश्चन लगा रहा है, तो अगर उसने 5 से 9 तक कितने सारे क्वेश्चन आप सोचिए लगा लिए होंगे जब तक आप सो रहे थे। तो कोशिश करिए जितना जल्दी सुबह उठ के क्वेश्चंस लगा सकें लगाइए, और न्यूज़पेपर पढ़िए। फिर 10 बजे तक आप पढ़ते रहिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, फिर आपका जो भी है खाना पीना सब करिए। फिर आप है ना 12-1 से फिर बैठिए, 2-3 बजे तक फिर से वो करना है, 2-3 बजे तक फिर से पढ़ना है। उसके बाद फिर से आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए, फ्रेश मतलब सो लीजिए या रेस्ट लीजिए। अब दिन भर मत पढ़ना है, आप दिन भर पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। आपको थोड़ा बाहर जाना ज़रूरी है, थोड़ा घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मिलना, थोड़ा खेलना कूदना, कुछ भी करना, लेकिन दिन भर मत बैठे रहना, क्योंकि माइंड फ्रेश की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने आपको बताया ऐसे कि सुबह थोड़ा दोपहर, और आपको 3 से 5 मत पढ़ना, उस टाइम थोड़ा रेस्ट करना है और कुछ अदर वर्क करना है, और शाम को थोड़ा बाहर जाना दोस्तों के। लेकिन आप वापस से 8 बजे से लेके 12 बजे, 8 से 12 तक फिर से कंटिन्यू पढ़ने बैठ जाना, और सुबह फिर से उठ के आप कंटिन्यू कर देना। और जैसा कि जब भी आप सुबह कभी भी उठते हो ना, तो आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके नहा लीजिए, और मंदिर ज़रूर जाइएगा। कभी भी कोई सा भी आप एग्ज़ाम देने जाओ ना, भगवान जी का माथा टेक के आप मंदिर से जाइएगा, और हमेशा एक तिलक लगा के जाइएगा, और मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके जाइएगा। इससे क्या है ना, एक अच्छा होता है। मतलब मैं जो भी बोलूँ ये वाली चीज़ें, कि ऐसा नहीं कि बस उठा के निकल गए एग्ज़ाम देने के लिए है। और मतलब मंदिर हमेशा जाते रहिए, भगवान जी का भी नाम लीजिए, और फिर पढ़ाई स्टार्ट करिए। बिल्कुल एक शुद्ध, मतलब एक दिमाग जो है ना शुद्ध, माइंड फ्रेश टाइप का रहे ना, तो उतना अच्छे से आपको वो बहुत जल्दी से वो चीज़, मतलब पॉजिटिव वाइब्स आएंगी उस चीज़ की। मतलब आपकी एनर्जी का यही सोर्स है ना? हाँ, मतलब वही है। ठीक है, चलिए विवेक भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड thank you, आपने बहुत अच्छी इंसाइट्स शेयर करी। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स इसको अप्लाई करेंगे एंड इस बार का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। ऑल द बेस्ट आपके जो भी आपकी पोस्टिंग होने वाली है उसके लिए। थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू। राम राम। राम राम।